हमें सीपीआर के बारे में समझना और सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीपीआर इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिनेशन। मतलब एक ऐसी स्थिति जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, सड़क पे आ जाए, घर पे आ जाए, मॉल में आ जाए, किसी पार्क में आ जाए, तो हम व्यक्ति को जब तक हम अस्पताल उसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं या कोई विषय विशेषज्ञ या कोई अन्य मेडिकल का विशेषज्ञ हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब तक उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिसे बोला जाता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिनेशन। मतलब हृदय गति अगर अचानक से रुक जाए तो हृदय गति को पुनः वापस लाने के लिए यह संपूर्ण प्रक्रिया की जाती है। और यह प्रक्रिया कई प्रकार से कई मेथोडोलॉजी से अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। और इस प्रक्रिया को चाहे वो मेडिकल से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे पैरामेडिकल से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे वो एक आम इंसान भी क्यों ना हो, उसको सभी को ये प्रक्रिया अपनानी आनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में आकस्मिक स्थिति में किसी की जान बचाने के लिए अपना योगदान दे सके। तो सर्वप्रथम मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहूंगा कि कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिनेशन एक प्रकार से हमारे हृदय गति को पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया होती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल अंदर जाकर हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल को सामान्य करके हृदय गति को पुनः प्रारंभ कर सकता है। इसका मैं एक आप लोगों को डेमो दूंगा। और सीपीआर कई प्रकार की चीजों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट अटैक आने पर, अचानक से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने पर, किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने के बाद यदि कोई सड़क पे गिरा हुआ उसकी जान बचाने के लिए, जैसे अभी हमने रिसेंटली घटनाएं देखी, बिजली गिरने की बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी अभी जो रिसेंटली घटनाएं आमेर की किले की एक बहुत बड़ी घटना हुई, उसमें कई सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के द्वारा सीपीआर देके वहां पर लोगों की जान बचाई गई। इसी प्रकार घरों में कोई छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है, बिजली का झटका लग जाता है, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो उस समय भी हम सीपीआर देके कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिनेशन करके उस व्यक्ति की जान, जब तक हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे या हमारे पास तक डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है, बचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डेमो दूंगा। तो मैं अनुरोध करूंगा सर आप आ जाएं, कृपया मास्क निकाल लीजिए आपका, और जूते पहने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में आके यहां पर बस गिर जाए, उल्टी कैसे गिर जाए, ऐसा कुछ। वेरी गुड। देखिए अब आपके सामने एक व्यक्ति, एक ऑब्जेक्ट है जो आके गिर गए। अब मुझे नहीं पता है कि इन्हें क्या हुआ है, मुझे कोई जानकारी नहीं, पर मेरे सामने एक व्यक्ति गिरा हुआ है। अब ये गिरा हुआ है, देखिए इस तरह से बेतरतीब तरीके से व्यक्ति गिर गया। जब कोई एक्सीडेंट होगा या घर में किसी को कोई इंजरी होगी, वो किस तरह भी गिर जाएगा, कोई मेथोडोलॉजिकल तरीके से नहीं गिरेगा। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना चाहिए, सबसे पहले इस तरह सिर में नीचे हाथ लगा के देखें कि इससे कोई खून तो नहीं निकल रहा है, कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई नुकीली चीज से टकरा तो नहीं गया इसका सिर। तो हमें सबसे पहले इसका पूरी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए कि नुकीली चीज से टकरा तो नहीं गया सिर इसका। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं ABC फॉर्मूला, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये तीन चीजों का चेक हमें कोई भी व्यक्ति गिरे तो उसके लिए करना है। एयरवे चेकिंग करने के लिए इसकी नाक के पास में हम हाथ ले जाएंगे और देखेंगे कि सांस आ रही है, जा रही है कि नहीं। जब हम इस तरह हाथ ले जाएंगे नाक के हाथ में, तो हमें गर्माहट महसूस होगी हाथ में। आप भी अगर इस तरह से प्रैक्टिकल करके देखें, अपने नाक के सामने अगर हाथ ले जाए, तो आपको भी सांसों का जो संवहन हो रहा है, जो प्रवहन हो रहा है, उसकी जानकारी आपको आपके हाथों के माध्यम से फील होगी। तो सबसे पहले एयरवे को अगर हमें सही तरीके से जानकारी लेना है तो नाक के सामने हाथ ले जाके देखना है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रीदिंग, मतलब सांस उसकी चल रही कि नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनकी छाती का मूवमेंट, जो लगभग 12 से 14 प्रति मिनट रेस्पिरेटरी के हिसाब से होता है, पर मिनट रेस्पिरेटरी होता है। और महिलाओं में हम लोग एब्डोमिनल का मूवमेंट देखते हैं, पुरुषों में छाती का मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट, और महिलाओं में एब्डोमिनल का मूवमेंट देखते हैं। तो हम देखेंगे, थोड़ा हम हाथ भी रख सकते हैं हल्का सा, कि भाई इनकी जो छाती का जो मूवमेंट है, जो चेस्ट का मूवमेंट है, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। और ब्रीदिंग पर रेट क्या है, 10 से 12, 12 से 14 एक सामान्य ब्रीदिंग रेट होती है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ज्यादा तेज चल रही है कि कम चल रही है, ये हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सी मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन देखने के लिए बाएं हाथ को अगर ज्यादा इस्तेमाल करें तो बेस्ट होगा। हाथ को नाड़ी देखना सभी को आता है प्राय, पर नाड़ी किस तरह देखी जाती है हमें पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे, आड़े पोजीशन में, और कलाई को हल्का सा नीचे मोड़ेंगे,
कलाई को हल्का नीचे मोड़ेंगे और यहां पर एक होती है रेडियल आर्टरी, इसको बोलते हैं। आप स्वयं भी पाल्पेट करके यहां पर देख सकते हैं। रेडियल आर्टरी होती है, इसको 2 उंगलियों के माध्यम से हम पाल्पेट, मतलब हम अपने उसको जो है फील करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कहीं मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप स्वयं भी इस तरह से सेमी प्रोन पोजीशन में हाथ को इस तरह कलाई को झुका के दोनों उंगलियों को अगर रेडियल आर्टरी के ऊपर रखेंगे तो आपको भी लपडप का फीलिंग यहां पर होगा। अगर यहां पर किसी प्रकार की हमें नहीं आ रही फीलिंग, तो यहां पर गर्दन के पास में कैरोटिड आर्टरी होती है, वहां पर हम फील करके देखेंगे कि वहां पर फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वहां पर भी कोई फीलिंग नहीं आ पा रही है तो घुटने के नीचे पॉप्युलेटियल आर्टरी होती है, वहां पर फील करके देखेंगे कि वहां फीलिंग आ रही है कि नहीं। तो हमें इससे यह पता चलेगा कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन की कंडीशन क्या है। इसके बाद में जो भी व्यक्ति बेहोश है उसको जगाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या हो गया आपको, ठीक हो गया आपको, मेरी आवाज आ रही है भैया, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मेरी हाथ दिख रहा है, मेरी उंगलियां दिख रही है। इसको बोलते हैं कोमा स्केलिंग, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल उस पेशेंट का या उस विक्टिम का क्या है, यह हमें जांचना है कि वो हमें पहचान पा रहा है कि नहीं पा रहा है। हम अगर उंगलियां दिखा रहे हैं तो उसको दिख रही है कि नहीं, कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा है उसको। तो ये सारी चीजें हम उसके कॉन्शियस लेवल को हम चेक करके देखेंगे कि भाई प्रॉपर तरीके से वो हमें आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि पूरी तरह से बेहोश हो चुका है, इसका हम जानकारी लेंगे। इसके बाद जब हमने सब चीजों को परख लिया, जांच लिया, फिर भी उससे कोई होश नहीं आ रहा है या किसी प्रकार का कोई वो मूवमेंट नहीं दे रहा है या किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसके बाद हम लोग देते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शनेशन, मतलब CPR। उसको देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कि जो व्यक्ति ऐसा है, लेटा हुआ है, उसको अगर उल्टा गिरा हुआ है तो पहले तो हमें उसको सीधा करना है, उसके पैरों को बराबर देखना है, रखना है, ठीक है, सब कुछ करना है। और कहीं भी नुकीली चीज अगर हो तो उसको हटा लेना है हमें, ठीक है। हो सके तो अगर जूते पहने हो तो जूते उसे निकाल देना है हमें। और जो भी भीड़ आसपास है पहले उनको हट जाने के लिए बोलना है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो ऑक्सीजन लेवल को कम कर सकती है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का। तो ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, प्रॉपर तरीके से वायु अंदर आ सके, इसलिए भीड़ को हमें हटाने का प्रयास जरूर करना है। उसके बाद में इस तरह से उसकी गर्दन को टिल्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसका मुंह खोलना है। और मुंह खोल के कई बार क्या होता है, जब आदमी इमरजेंसी में, हाइपोवोलेमिक शॉक में, करंट लगने पर या बिजली गिरने की घटना पर जब गिरता है ना, तो उसका जो जीभ का हिस्सा होता है वो पलट के उसके गर्दन में फंस जाता है, जिससे कारण चोकिंग होने के कारण मृत्यु हो सकती है। तो हमें ये चीज देखना है कि ये गर्दन को टिल्ट करना है ऊपर की तरफ, मुंह को खोलना है और जीभ को सीधा करना है, पहले जीभ को सीधा करना है। अगर जीभ का हिस्सा पिछले हमारे ट्रैकियल यहां पे चला गया, ट्रैकिया में चला गया, तो वो चोकिंग करेगा और ऑक्सीजन लेवल फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी और व्यक्ति की वही सडन डेथ हो सकती है, संभावना उसकी हो सकती है। तो जीभ पीछे की तरफ ना जाए, इसलिए इसको गर्दन को टिल्ट करके, मुंह को पूरा जॉ को इसको स्ट्रॉ करके और जीभ को सीधे इसको खोलना है, ठीक है। ये प्रोसेस हमें पूरी करनी है। उसके बाद में यहां पर देखिए, सब फील करिए, गड्ढा नुमा एक स्ट्रक्चर सबको होता है, इसको बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस, है ना। स्टर्नम होता है पूरे शरीर में, ये स्टर्नम रिब्स होती है, स्टर्नम होता है, और स्टर्नम का जो अंतिम हिस्सा होता है इसको बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस। उसके 2 से 3 इंच के, ये हमारी हथेली, ठीक है, इस तरह से हमें बना लेना है, या तो इस तरह जैसा भी आप कंफर्टेबल महसूस करें वैसा हमें पोजीशन तैयार करना है। और ये जो अपना जो गड्ढे नुमा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसके 2 से 3 इंच, जिपॉइड प्रोसेस के 2 से 3 इंच में यहाँ पर जाके ये हथेली को इस तरह से रखना है, ठीक है। और फिर 50 से 100 बार इस तरह करना है। कई लोग क्या करते हैं, ये छाती को दबाने लगते हैं। छाती को दबाने से क्या होगा, और कोई इंजरी होगी तो अंदर धस जाएगी। इसी सही टेक्निक हमें पता होना चाहिए कि छाती को नहीं दबाना है हमें जोर जोर से, ऐसे ऐसे। कई लोग तो, कुछ लोग तो ऐसे 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 दबाने लगते हैं, अरे उसमें क्या सेंस है, बोले CPR दे रहे हैं हम ये। कई लोग तो ऐसे ऐसे हिला हिला के दबाएंगे जोर जोर से, तो कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तो वो प्रॉब्लम उसको होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि यहां से हम गर्दन के लेवल से नीचे जाएं, यहां पर होता है जिपॉइड प्रोसेस, स्टर्नम, ये गड्ढे नुमा आकृति, और यहां पर ये थिनर एंड हाइपोथिनर अपना पाम का ये एरिया होता है। इस एरिया को यहां रख के हमारी पोजीशन इस तरह की होनी चाहिए 90 डिग्री एंगल में, और 50 से 100 बार हमें दबाना है। 50 से 100 बार का एक साइकिल हमें पूरा करना है। उसके बाद में मुंह खोल के पूरी ऑक्सीजन हमें अपने अंदर लेनी है, और फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। अभी मैं यहां पर नहीं दूंगा, पर इसके लिए भी एक सावधानी रखनी है कि बीच में अगर आप एक रुमाल लगा दें और मुंह पूरा खोलना है, टोटल मुंह खोलना है,
और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उसे देना है व्यक्ति को, और सामने रुमाल लगा देंगे तो आपके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर वो नहीं जाएगा। ये प्रक्रिया हमें 5 से 6 बार करनी है, जब तक वो रिवाइव नहीं होता है, जब तक कोई इमरजेंसी मेडिकल से इसको हेल्प नहीं मिलती है, तब तक हमें 50 से 100 बार इस तरह जिपॉइड प्रोसेस के स्टर्नम में जाके जो गड्ढेनुमा आकृति वहां पर जाके हथेलियों की सहायता से इस तरह से दबाना है 50 से 100 बार, और 2 से 3 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। ये प्रक्रिया हमें सतत 3 से 4 बार करते रहना है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है व्यक्ति की, उसके आधार पर। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करेंगे तो इसके अंदर जो कार्डियो पल्मोनरी, नाम से ही साबित हो रहा है कार्डियो और पल्मोनरी। कार्डियो मतलब हृदय, हार्ट, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, रिसक्सिनेशन मतलब पुनर्जीवित करना, रिसक्सेट करना, उसको पुनर्जीवित करना, पुनर्संवहित करना। तो उसको हम पुनः चालू करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसे कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिनेशन कहते हैं, मतलब CPR। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हमको अपनानी है। इसके बाद में CPR आपने दे दिया, ठीक है, पर कई बार क्या होता है, अब इसे हो सकता है हाथ फ्रैक्चर हो, हाथ इस तरह से पड़ा हो, कहीं इस तरह से पड़ा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को रास्ते में जब देखते हैं किसी इंजर्ड व्यक्ति को, तो कोई यहां से हाथ खींच रहा है ना, कोई वहां से पैर खींच रहा है, उठा के सीधे कहीं ऑटो में डालेंगे या कहीं किसी कार में डाल देंगे। तो मान लीजिए अगर उसको बेचारे को फ्रैक्चर थोड़ा सा हुआ होगा, तो वो अगर अपन और खींचेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आसपास कहीं अगर व्यक्ति गिरा होगा तो घर होंगे आसपास, नहीं होंगे दुकान तो होगी एटलीस्ट, वहां से खड्डा ले आए आप। खड्डा मिलता है ना भाई, कहीं भी मिल जाता है खड्डा पड़ा हुआ, रद्दी वाला खड्डा, और उस खड्डे को, जैसे मान लीजिए हाथ में हमको लग रहा है कि इसका हाथ लूला पड़ गया है या इस प्रकार से शिथिल पड़ गया है, तो हम उस खड्डे को यहां पर सपोर्ट कर देंगे, और हमारे पास अगर कोई रस्सी हो या कोई रुमाल हो उससे हम इसको पूरा बांध देंगे, जिससे ये इमूवेबल पोजीशन में आ जाएगा। कभी भी फ्रैक्चर को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको हिलाना नहीं है, उस अंग को हिलाना नहीं है, इमूवेबल कंडीशन में उसको रखना है, उसको किसी प्रकार की गति प्रदान नहीं करना है, तो हम फ्रैक्चर को मैनेज करते हैं। अगर हमने फ्रैक्चर के साथ में उस हाथ या उस पैर का मूवमेंट किया तो अगर फ्रैक्चर कम होगा तो अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा प्लास्टर क्यों लगाया जाता है हमें, इसलिए कि भैया हमारा वो अंग हिल ना पाए और वो स्थिर बना रहे, जिससे कि यूनियन मतलब हड्डियों के बीच में जुड़ाव करने की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से संपन्न हो सके। तो इस तरह से जब हमें कुछ मिल जाए तो उसको यहां पर बांध लेना है। पैर में भी यही स्थिति हमें अपनानी है, तो उसको बांध के हम अगर फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको सही तरीके से अस्पताल तक पहुंचा पाएंगे। तीसरी चीज, अगर कहीं से बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कई चाय की जो होती है ना चाय पत्ती, वो लगा देते हैं, कई बार हल्दी लगा देते हैं, जो जिसको जो मिलता है वो। कई लोग तो ऐसे ऐसे देखें जो टूथपेस्ट भी लगा देते हैं, और उसमें मुझे आज तक कोई लॉजिक ही समझ नहीं आया कि इसको लगा के खून कैसे रुकता है भाई, कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि खून तो अपने आप रुकने की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, और वो एक निश्चित समय बाद, एक जो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम होता है वो निश्चित समय बाद हमारे शरीर से रुकता ही रुकता है। परंतु जब ज्यादा कट लग जाए, ज्यादा इंजरी हो जाए तो रुकने भी प्रक्रिया उसकी धीमी पड़ जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई रुमाल हो, कोई कपड़ा हो, तो कस के हम उसको बांध दें, जिससे हम ब्लड लॉस को रोक सकते हैं। और ब्लड लॉस अगर रुकेगा तो उतना अच्छा CPR का प्रभाव उसके शरीर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ब्लड लॉस हुआ तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही सारा ऑक्सीजन होता है, और यदि ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो CPR का इंपैक्ट कम हो जाएगा। इसलिए ब्लड लॉस को रोकने का हमें प्रयास करना है, किसी कपड़े को बांध के या कुछ करके, और उसके बाद में CPR देके उसको रिवाइव करने की कोशिश करना है। और ये केवल एक फर्स्ट एड चीज है, ये कोई फाइनल चीज नहीं है। केवल वहां पर जब तक हमें कोई सहायता नहीं प्राप्त हो रही, जब तक कोई सुविधा उसको नहीं मिल पा रही व्यक्ति को, तब तक उसकी जान बचाने का प्रयास है। हम सफल होंगे नहीं होंगे ये हमें भी नहीं पता, पर एक प्रयास हमें जरूर करना ही चाहिए। इसी प्रकार करंट लगने की स्थिति में भी यही है। बहुत सारी भ्रांतियां होती है। कई बार आपने देखा होगा किसी को करंट लगता है तब उस व्यक्ति को नहीं छूते। भाई हमारे शरीर में कभी करंट का वो मतलब हमेशा के लिए नहीं बना होता करंट, वो लगता है और निकल जाता है, कहीं वहां पे जमा नहीं होता है हमारे शरीर में। तो ये भ्रांति हमेशा के लिए दूर करिए। किसी को करंट लगा तो उसको छूएंगे तो हमें भी लग जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को पकड़ा होगा, अगर आप उसको छुएंगे तो आपको लग सकता है, पर वो इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट से बाहर आ चुका है और वो यहाँ नीचे गिरा हुआ है तो उसको छूने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
क्योंकि संग्रहण करंट का शरीर में नहीं होता है। इसलिए बिजली भी जब गिरती है तब भी एक करंट ही हमारे शरीर में अंदर आता है, और कोई बिजली के कड़कने से या उसके आसपास भी गिरती है तो उसकी आवाज से ही कई बार बेहोश हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेसिबल की आवाज होती है और उतनी आवाज की शक्ति हमारे कानों को सहन नहीं होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बताता हूँ कि सारा हमारे शरीर का बैलेंसिंग जो है वो कानों से ही बनता है। कान बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे शरीर की। सारा बैलेंस बोलते हैं ना, कान का पानी होता है, वो पानी ही हमारे इक्विलिब्रियम, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कान बड़े जरूरी होते हैं भाई। तो कई बार बहुत इसलिए तो ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगवा रहे हैं कि भाई इतना जोर जोर से अगर आवाज करोगे तो इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी शरीर की, और उससे आप जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं। केवल कानों की मतलब केवल इंजरी नहीं होगी ज्यादा ध्वनि से, अन्य शरीर में अन्य प्रॉब्लम से होना शुरू हो सकती है। तो जब बिजली कड़कती है, बहुत जोर से होती है, तो उसके शॉक से, उसके आवाज से ही जो है व्यक्ति बेहोश हो जाता है, या हाइपोवोलेमिक शॉक से कई बार उसकी जान भी चली जाती है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो बिजली अगर गिर रही है, वो व्यक्ति बिजली गिरने से घायल हुआ है, तो उसके अंदर बिजली नहीं है समाहित, वो तो निकल गई है, हम उसको वहां पर ट्रीटमेंट देके, सीपीआर देके बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शिनेशन। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के श्वसन नलिका में कोई चीज़ फंस जाए, अक्सर हमें बच्चों में ये देखने को मिलता है, कोई बच्चे सिक्के खा लेते हैं या कोई ऐसा सॉलिड या कोई ऐसी ठोस वस्तु खा लेते हैं जो श्वसन नलिका में उनके कई बार अटक जाती है। तो उस श्वसन नलिका में अगर कोई चीज़ अटक जाए या आहार नलिका में कोई चीज़ उसकी अटक जाए, तो हमें उसको बाहर निकालने के लिए इस तरह पोजिशन बना के उसको जोर से हमें मारने की कोशिश करना है, इसको जोर से मारने की कोशिश करना है, जिससे कि वो चीज़ बाहर निकलने का प्रयास कर सके। और उसके बाद इस तरह से पीछे करके जोर से अगर हम चेस्ट में मारेंगे तो वो चीज़ बाहर निकलने का प्रयास जरूर करेगी। तो आहार नलिका या श्वसन नलिका में अगर कोई चोकिंग हो जाए तो इस तरह की एक्टिविटी करके हम कुछ ना कुछ जान बचाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।